विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर चंद्रजीत सिंह, साचार्य राजकीय विधि मंदिर कोटा। आज आपके साथ मैं अपनी बातों को शेयर करना चाहूँगा और ये जानने का प्रयास करूँगा कि आप एक विधि के विद्यार्थी होने के नाते संपत्ति अंतरण से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधानों के संदर्भ में क्या जानकारी रखते हैं, या यदि आप अधिवक्ता के रूप में दायित्व का निर्वहन करते हैं तो किस प्रकार से संपत्ति संबंधित विवादों का निस्तारण न्यायालय के माध्यम से करा पाते हैं। क्योंकि जब अधिवक्ता के रूप में आप कोई भी दायित्व का निर्वहन करते हैं तो स्वाभाविक है कि आपके पास कानूनी प्रक्रिया का या कानूनी प्रावधानों की जानकारी होना नितांत आवश्यक है। इसी संदर्भ में जैसा कि आपको अवगत कराया गया है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 is very important act to regulate social relations in respect of transfer of properties between among the living person. In this act, two ways are defined. According to section 5, one living person by act of parties can transfer property to another, and second way is called by operation of law, अर्थात विधि की प्रक्रिया के द्वारा भी संपत्ति का अंतरण संभव है। आज जो हमारा विषय है जिस पर हम अपनी बात कहना चाहेंगे, अपने विचारों को शेयर करना चाहेंगे, वह है चार्जेस अर्थात भार। इस भार जो शब्द है इसको हम अभिव्यक्त करने से पूर्व आपको अवगत कराना चाहते हैं कि इससे पूर्व हमने बंधक मॉर्गेज के संदर्भ में विशेष जानकारी की है। मॉर्गेज भी एक प्रकार के संपत्ति का अंतरण है जिसमें एक व्यक्ति अपनी अचल संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण न करके उसमें से कोई हित अंतरण करता है और उसकी एवज में दूसरे व्यक्ति से वह बंधक ग्रहीता से धन की वसूली या धन प्राप्त करता है, और जब तक वह धन की अदायगी नहीं कर देता है उस बंधक संपत्ति में बंधक ग्रहीता का हित सिक्योरिटी के रूप में सुरक्षित रहता है या उसको उपभोग कर सकता है जब तक उसको अपना बंधक धन वापस प्राप्त नहीं हो जाता है। Because you are social person, definitely we shall have to depend upon other person to survive in the society. Therefore, money requirement is essential for us. If due to any reasons, if we have not sufficient enough property to fulfill our object, so definitely we can transfer right, interest and ownership of the property in lieu of money to another person. यही कहा गया है, भार के संदर्भ में भी यही कहा गया है कि जहाँ कोई एक व्यक्ति कोई धन प्राप्त करता है किसी दूसरे व्यक्ति से, तो वह अपने संपत्ति को एक प्रतिभूति के रूप में उस धन की अदायगी के लिए दूसरे व्यक्ति के पास प्रतिभूति के रूप में एक उस पे भार क्रिएट कर सकता है। अर्थात दूसरा व्यक्ति अपने धन की वसूली के लिए निर्धारित शर्तों के अनुरूप यदि प्रथम व्यक्ति जिसकी अचल संपत्ति है वो धन अदा नहीं करता है तो उस व्यक्ति को जिसने धन दिया है वो उस संपत्ति को विक्रय कराकर अपना धन वसूल कर सकता है। देयरफॉर यही कहा गया है, इसकी जो डेफिनेशन है उसमें भी यही बताया गया है कि वेयर ए मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वन पर्सन is by act of parties or by operation of law made security, किस पर्पज के लिए? For the payment of money to another, and this transaction is not amount to a mortgage, and the transaction does not amount to a mortgage, the latter person is said to have a charge on the property.
अर्थात उस बाद के व्यक्ति को जिसके पक्ष में भार सर्जित किया गया है, उस व्यक्ति को उस प्रथम व्यक्ति की अचल संपत्ति से अपना धन वसूल करने का अधिकार, जिसको प्रतिभूति के रूप में वर्णित किया गया है। तो यहाँ पर जो वसूल करने का अधिकार है, इसको हम संपत्ति अंतर अधिनियम की धारा 100 का अवलोकन करते हैं तो ये परिभाषित किया गया है कि धन वसूली का जो अधिकार है प्रतिभूति के रूप में उस अचल संपत्ति से, वही भार कहलाता है, चार्जेस कहलाता है। इस कारण से इस भार को यदि हम परिभाषित करना चाहते हैं तो इजीली वी कैन डिफाइन। इफ क्वेश्चन कम बिफोर अस, हाउ डज चार्जेस डिफर फ्रॉम ए मॉर्गेज, या व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ चार्ज। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 100 to 101 we can easily section 109 of the TF Act define the term charge, where immovable property of one person is made security for the payment of money to another and the such transaction does not amount to a mortgage, तो definitely this transaction is called charge, अर्थात उसको ही हम भार कहते हैं। तो भार भी एक प्रकार से धन देने वाले के लिए एक संरक्षण प्रदान करता है कि किसी कारण से यदि धन जिसने ऋण लिया है वो व्यक्ति लापरवाही बरतता है या अपने धन को अदायगी करने में अवेयर नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के ऋण को सिक्योर करने के लिए कानून में प्रावधान किया गया है, अधिनियम की धारा 100 में प्रावधान किया गया है कि उस व्यक्ति जिसके पक्ष में दस्तावेज, इस प्रकार का कोई दस्तावेज एग्जीक्यूट किया गया है जिसमें स्पष्ट किया हो कि यदि धन की अदायगी नहीं की जाती है तो ऋणी व्यक्ति की अचल संपत्ति को बेचान करा के उस धन की वसूली की जा सकती है। तो ये माना जाएगा कि एक प्रकार से उस संपत्ति पर ऋण देने वाले व्यक्ति का भार निहित है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि व्हाट आर द एसेंशियल्स एलिमेंट्स इफ वांट टू क्रिएटिंग ए चार्ज, तो डेफिनेटली वी शैल हैव टू फॉलो सम एसेंशियल कंडीशंस। वी हैव टू फुलफिल एसेंशियल कंडीशंस which provide us a valid charge against immobile property। तो यदि हम आगे और देखना चाहते हैं तो एक चार्ज सर्जित करने के लिए क्या आवश्यक तत्व हो सकते हैं, उन आवश्यक तत्वों को पढ़ना विधि के विद्यार्थी होने के नाते अत्यंत आवश्यक माना गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉपर्टी मस्ट बी इमूवेबल, अर्थात जो संपत्ति भार से सर्जित की जाती है, जिस पर भार इम्पोज किया जाता है, उस संपत्ति को अचल होना आवश्यक है। तो फर्स्ट कंडीशन, प्रॉपर्टी मस्ट बी इमूवेबल प्रॉपर्टी। एंड सेकंड essential element, second condition is explained as that immovable property should be made security for the payment of money to another, अर्थात उस अचल संपत्ति को प्रतिभूति बना दिया गया हो किस संदर्भ में, उस ऋण को अदायगी करने के लिए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण एक चार्ज को डिफाइन करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए आवश्यक तत्व के रूप में परिभाषित किया गया है, वर्णित किया गया। अचल संपत्ति को प्रतिभूति पक्षकारों के कृत्य के द्वारा या विधि की प्रक्रिया के द्वारा दोनों प्रकार से बनाया जा सकता है। सेकंड, इसका जो तत्व बताया गया है, कंडीशन बताई गई है कि प्रतिभूति किसी धनराशि के भुगतान के संबंध में बनाई गई हो। तो डेफिनेटली चार्ज की परिभाषा में भी कहा गया है कि सिक्योरिटी के संदर्भ में द पेमेंट ऑफ मनी टू अनदर, दूसरे व्यक्ति जो जिससे धन उधार लिया है उस धन को लौटाने के लिए प्रतिभूति के रूप में उसके भुगतान के संबंध में की गई हो। और ऐसी प्रतिभूति जो कि बंधक की श्रेणी में नहीं आती हो, उसको ही हम चार्ज या भार के रूप में वर्णित करते हैं।
So there are some essential conditions which are required for a valid charge. If you want to creating a valid charge, then we shall have to follow all above mentioned essential conditions. Next, our topic is kind of charges. So charges may be created by active parties and by operation of law. तो both way are recognized under the Transfer of Property Act 1882. अर्थात पक्षकार की कृत्य के द्वारा या विधि के ऑपरेशन के द्वारा, विधि प्रवर्तन के द्वारा, विधि की प्रक्रिया के द्वारा दोनों प्रकार से अचल संपत्ति को चार्ज के अधीन, भार के अधीन किया जा सकता है। मुझे अपेक्षा है कि आप सब इस भार जो शब्द है संपत्ति अंतरण अधिनियम में, इसको समझ पाए होंगे। थैंक यू।